जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। फंक्शन को सब रूटीन या सब प्रोग्राम भी कहा जाता है। फंक्शन कीवर्ड से एक बेसिक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद एक फंक्शन नेम डिक्लेयर किया जाता है और एज पर रिक्वायरमेंट पेरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे इस फंक्शन में हम लोग दो नंबर एज इनपुट रिसीव कर रहे हैं और एडिशन का रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए इस फंक्शन में बस दो ही पैरामीटर्स को डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अगर हमें तीन नंबर्स ऐड करने हैं तो तीन पैरामीटर्स डिफाइन करना होगा। अगर चार नंबर्स ऐड करने हैं तो चार पैरामीटर्स डिफाइन करना होगा एंड सो ऑन। एग्जीक्यूट किए जाने वाले कोड को फंक्शन बॉडी के अंदर लिखा जाता है और फंक्शन को इन्वोक या कॉल करने से फंक्शन बॉडी कोड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जब जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर एक रिटर्न स्टेटमेंट में पहुंचता है तब फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। ड्यूरिंग फंक्शन इन्वोकेशन रिसीव्ड वैल्यूज को आर्गुमेंट कहा जाता है। एक फंक्शन को विदाउट पेरेंथेसिस एक्सेस करने से जावास्क्रिप्ट फंक्शन रिजल्ट के बदले में फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करने से पहले भी कॉल किया जा सकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट होस्टिंग, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, डिक्लेरेशन को इंटरनली करंट स्कोप के टॉप में मूव कर देता है। जावास्क्रिप्ट स्कोप का चैप्टर पार्ट 5 के वीडियो में रिविजिट किया जा सकता है। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले होस्टिंग को स्टडी करना जरूरी है। जब हम एक वेरिएबल को बस डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं और उसमें कोई वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं, तब वो एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल बन जाता है। एक अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल हमेशा अनडिफाइंड होता है और एक वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू को असाइन करते ही वो वेरिएबल इनिशियलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे लाइन नंबर 4 में वेरिएबल a को पहले डिक्लेयर किया गया है, फिर उसके बाद एक इनिशियल वैल्यू असाइन किया गया है। देन लाइन नंबर 2 में, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले, a को एक्सेस करने का रिजल्ट है अनडिफाइंड। और लाइन नंबर 6 में एक्सेस करने का रिजल्ट है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ड्यू टू जावास्क्रिप्ट होस्टिंग, वेरिएबल a का ओनली डिक्लेरेशन पार्ट करंट स्कोप के टॉप में, इन दिस केस लाइन नंबर 1 में, इंटरनली मूव हो जाता है, लेकिन असाइनमेंट पार्ट मूव नहीं करता। लेट एंड कॉन्स के केस में डिक्लेरेशंस टॉप ऑफ द स्कोप मूव तो कर जाते हैं, लेकिन इनिशियलाइज नहीं होते हैं। जावास्क्रिप्ट होस्टिंग को फ्लैग होस्टिंग के साथ कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कोई रियल वर्ल्ड फंक्शन या इवेंट स्टार्ट होने से पहले हम लोग फ्लैग को रेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह डिक्लेरेशंस को भी कोड एग्जीक्यूशन से पहले टॉप ऑफ द करंट स्कोप में मूव कर दिया जाता है। वार वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेसिबल नहीं होते हैं। लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स स्कोप के स्टार्टिंग से लेकर डिक्लेरेशन लाइन तक टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं, एक्सेप्ट वार टेम्पोरल डेड जोन में वेरिएबल्स इनएक्सेसिबल होते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अवॉइड करने के लिए
सारे वेरिएबल्स को अपने अपने स्कोप के स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट में इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसको एक रेगुलर फंक्शन भी बोला जाता है और बेसिक फंक्शन भी बोला जाता है। जब एक फंक्शन को एज ए वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल असाइन किया जाता है या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट असाइन किया जाता है, तब उसे फंक्शन एक्सप्रेशन बोलते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन एक रेगुलर फंक्शन भी है और एक बेसिक फंक्शन भी है। एक्चुअली एक वेरिएबल में एक फंक्शन को डिफाइन एंड असाइन करने के तरीके को फंक्शन एक्सप्रेशन बोला जाता है। होस्टिंग फंक्शन एक्सप्रेशन में एप्लीकेबल नहीं होते। फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन किए गए फंक्शंस को बेसिक फंक्शन बोला जाता है। एक बेसिक फंक्शन को फंक्शन नेम से कॉल या इन्वोक किया जा सकता है। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन को यूज करके एक बेसिक फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करना या वैल्यू को रिटर्न करना बेसिक फंक्शन के लिए ऑप्शनल होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज करके एक रेगुलर फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करना या फिर वैल्यू रिटर्न करना रेगुलर फंक्शंस के लिए ऑप्शनल होते हैं। रेगुलर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं है और एक रेगुलर फंक्शन को फंक्शन नेम से कॉल किया जा सकता है। एक रेगुलर फंक्शन एक नेम्ड फंक्शन भी हो सकता है और एक एनोनिमस फंक्शन भी हो सकता है, जिसे एक वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है या फिर दूसरे फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है। वन टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सेवरल डिफरेंट टर्म्स को यूज करना कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन डिफरेंट टर्म्स सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक एरो फंक्शंस, जनरेटर फंक्शंस के साथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए रेगुलर फंक्शन टर्म को यूज किया जा सकता है। एक नेमलेस फंक्शन को अनोनिमस फंक्शन बोला जाता है। अनोनिमस फंक्शंस को रेगुलर फंक्शंस की तरह कॉल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है या फिर दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास किया जा सकता है। जैसे इस एनोनिमस फंक्शन को इस वेरिएबल में असाइन किया गया है। एक वेरिएबल में असाइन किए बिना या फिर दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास किए बिना अनोनिमस फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने से सिंटैक्स एरर आ जाएगा। एक वेरिएबल में असाइन किए गए अनोनिमस फंक्शन को फंक्शन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। नेमलेस फंक्शन को अनोनिमस फंक्शन बस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट डज नॉट हैव ए स्पेसिफाइड फंक्शन नेम। नेक्स्ट, हमने एक नेम्ड फंक्शन मल्टीप्लाई को यहाँ पे डिफाइन किया है, जो एक दूसरे फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट रिसीव करेगा, फिर उसे फंक्शन बॉडी के अंदर पहले कॉल करेगा, फिर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट को ब्राउजर कंसोल में लॉग करेगा और फाइनली मल्टीप्लाई फंक्शन में सम फंक्शन को, जो कि एक अनोनिमस फंक्शन है, एज ए आर्गुमेंट पास किया है। एरो फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन का एक स्मॉलर वर्जन, जिसमें फैट एरो ऑपरेटर को यूज किया जाता है। एरो फंक्शन एक एडवांस फंक्शन भी है and hoisting is not applicable in this function. Based on requirements, जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन को ढेर सारे तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे पैरामीटर्स के साथ एरो फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। फिर ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स है। इस एरो फंक्शन में var, let या const को यूज नहीं किया गया। ऐसे सिनेरियो में ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कोप में असाइन हो जाता है। विदाउट var, let एंड const फंक्शंस एंड वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर एक एरो फंक्शन में
ओनली एक सिंगल स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट एक वैल्यू को रिटर्न करता है, तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न कीवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस एरो फंक्शन में बस एक पैरामीटर है और कोई पेरेंथेसिस नहीं है। मेथड या मेथड फंक्शन सिंपली एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जिसे यूजिंग डॉट नोटेशन कॉल किया जा सकता है। ये कोई सेपरेट फंक्शन टाइप नहीं है, रादर एक ऐसा फंक्शन है जिसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर एज ए प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन किया गया है। इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन और IIFE एक ऐसा एनोनिमस फंक्शन है जिसे डिफाइन करने के बाद इमीडिएटली अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है विदाउट सेपरेटली कॉलिंग द फंक्शन। इस फंक्शन में दो मेजर पार्ट्स हैं। पहला जिसमें इस पेरेंथेसिस के अंदर फंक्शन को डिफाइन किया गया है और दूसरा पार्ट जिसमें फंक्शन को डायरेक्टली इन्वोक किया गया है। इस पहले पेरेंथेसिस को ग्रुप ऑपरेटर भी बोला जाता है। IIFE को एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये एक एनोनिमस फंक्शन है और अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। इस फंक्शन में हम पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं। IIFEs को कॉमनली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स में यूज किया जाता है। ये एक एनोनिमस एरो फंक्शन और एक IIFE भी है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर या फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे यूज करके मल्टीपल न्यू फंक्शंस को सेम प्रॉपर्टी की के साथ क्रिएट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर नेम का पहला कैरेक्टर अपर केस में लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है और सेम ऑब्जेक्ट टाइप का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसे न्यू कीवर्ड के साथ कॉल किया जाता है एंड फाइनली आर्गुमेंट्स को पास करके एक वेरिएबल में असाइन किया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट को तो हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज क्यों करें? अगर एक दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो हम 1 by 1 मैनुअली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा सिचुएशन आए कि हमें बहुत सारे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, देन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करना हेल्पफुल होता है क्योंकि ये डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट को रिड्यूस करता है और कोड रीडेबिलिटी को एनहेंस करता है। इन दिस एग्जाम्पल ये बुक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करके बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है। जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड हमेशा एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का दिस कीवर्ड न्यू ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और ये दिस कीवर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट को या फिर ब्राउजर विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। जनरेटर फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो एक स्टेप बाय स्टेप इन्फिनिट लूप या फिर एक इटरेटर क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे एक जनरेटर फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है। फंक्शन कीवर्ड के बाद एक स्टार से इस फंक्शन को डिनोट किया जाता है। जनरली एक रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करने से एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन एक जनरेटर फंक्शन को कॉल करने से वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस फंक्शन का काम है वन आफ्टर अनदर इवन नंबर्स को जनरेट करना। इस फंक्शन में हमने एक सिंपल व्हाइल लूप और यील्ड कीवर्ड को यूज किया है। जावास्क्रिप्ट लूप के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हमें बस इतना समझना है कि ये जनरेटर फंक्शन एक के बाद एक इवन नंबर्स को जनरेट कर रहा है। यील्ड कीवर्ड जनरेटर फंक्शन एग्जीक्यूशन को पॉज कर देता है और कैलकुलेटेड वैल्यू को रिटर्न करता है। यील्ड कीवर्ड ओनली जनरेटर फंक्शन के अंदर ही यूज किया जा सकता है। यहाँ पे जनरेटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया गया है और ये ऑब्जेक्ट कंसोल में कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर
हमें कुछ मेथड्स के बारे में पता चल रहा है, जिसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड को फंक्शन एग्जीक्यूशन रिज्यूम करने के लिए यूज किया जाता है। सो बेसिकली यील्ड कीवर्ड फंक्शन एग्जीक्यूशन को पॉज करता है और नेक्स्ट मेथड फंक्शन एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। फिर यहाँ पे जनरेटर फंक्शन को नेक्स्ट मेथड के साथ कॉल किया गया है एंड एज ए रिजल्ट नेक्स्ट मेथड वैल्यू और डन प्रॉपर्टी के साथ एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। फाइनली डॉट नोटेशन के साथ वैल्यू प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यूज को फेच एंड मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स को यूज किया जा सकता है। इन्हें गेटर एंड सेटर फंक्शंस भी बोला जाता है। गेटर फंक्शन एक प्रॉपर्टी वैल्यू को रिट्रीव करता है एंड सेटर फंक्शन एक प्रॉपर्टी वैल्यू को मॉडिफाई करता है। गेट कीवर्ड को यूज करके इस गेटर फंक्शन को एंड सेट कीवर्ड को यूज करके इस सेटर फंक्शन को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे हमने टाइटल प्रॉपर्टी का वैल्यू कंसोल में लॉग करने के लिए गेटर फंक्शन को यूज किया है और इस सेटर फंक्शन से टाइटल का वैल्यू मॉडिफाई किया है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को एक्सेस एंड मैनिपुलेट करने का और भी तरीके हैं, तो फिर गेटर एंड सेटर को यूज क्यों करें? बिकॉज इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करना, डेटा वैलिडेशन को अलाउ करना, डायनामिक प्रॉपर्टीज को क्रिएट करना एटसेट्रा। ओवरऑल गेटर एंड सेटर कोड बेस को रोबस्ट, मेंटेनेबल एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। जब एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है, तब पास किए गए फंक्शन को कॉलबैक फंक्शन और कॉलबैक रिसीव करने वाले फंक्शन को रिसीविंग फंक्शन या फिर हायर ऑर्डर फंक्शन बोला जाता है। एक कॉलबैक फंक्शन को रिसीव करने के बाद एक रिसीविंग फंक्शन आइदर डायरेक्टली उस कॉलबैक फंक्शन को इन्वोक करता है या फिर कोई और फंक्शन या ऑब्जेक्ट में पास कर देता है। कॉलबैक फंक्शंस कॉमनली एसिंक्रोनस प्रोग्राम में यूज होता है, लेकिन इस कंसेप्ट को इजीली समझने के लिए फॉर नाउ हम लोग सिंक्रोनस कॉलबैक को स्टडी करेंगे। एज पर रिक्वायरमेंट कॉलबैक फंक्शंस को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में एंटर नेम एक कॉलबैक फंक्शन है जो एक नेम को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा एंड नेम के साथ कंसोल में एक मैसेज को प्रिंट करेगा, और अगर नेम ब्लैंक है तो कंसोल में क्वेश्चन को लॉग करेगा। फिर इस ग्रीट फंक्शन का दो पैरामीटर्स हैं, नेम एंड कॉलबैक फंक्शन, और जब ग्रीट फंक्शन को आर्गुमेंट के साथ कॉल किया जाता है तब ग्रीट फंक्शन कॉलबैक फंक्शन को कॉल करता है और नेम को कॉलबैक के आर्गुमेंट में पास कर देता है। इस एग्जाम्पल में एंटर नेम एक कॉलबैक फंक्शन है जो एक नेम को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है और फिर उसे रिटर्न कर रहा है। ग्रीट फंक्शन का एक सिंगल पैरामीटर है जो कि एक कॉलबैक फंक्शन है। फिर यहाँ पे एंटर नेम को आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया गया है और रिटर्न वैल्यू को वेरिएबल में असाइन किया गया है। एंड फाइनली यहाँ पे ग्रीट फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया गया है। कंसोल में एक मैसेज को रिसीव करने के लिए दोनों एग्जाम्पल में एक कॉलबैक फंक्शन को यूज किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि एग्जाम्पल 1 में नेम को कॉलबैक फंक्शन में पास किया गया है और एग्जाम्पल 2 में नेम को कॉलबैक फंक्शन से रिसीव किया गया है। कॉल मेथड एक जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन मेथड है। इस मेथड को समझने के लिए स्टोरी 1 ऑब्जेक्ट को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से रीडिंग टिप्स इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है और इस मेथड को कॉल करने से कंसोल में डिजायर्ड रिजल्ट प्रिंट हो जाता है और इस रीडिंग टिप्स मेथड का
ओनर है ऑब्जेक्ट स्टोरी 1। अभी अगर इस रीडिंग टिप्स मेथड को किसी और ऑब्जेक्ट में यूज करना चाहे तो हम कॉल मेथड को यूज कर सकते हैं। कॉल मेथड एक मेथड बोरोइंग टेक्निक है, क्योंकि इस मेथड को यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट के मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने कॉल मेथड को यूज करके स्टोरी 1 ऑब्जेक्ट के मेथड को स्टोरी 2 में यूज किया है। कॉल मेथड को आर्गुमेंट्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। अप्लाई एंड कॉल मेथड सिमिलर है, बस एक डिफरेंस ये है कि अप्लाई मेथड आर्गुमेंट्स को एरे के फॉर्म में रिसीव करता है। बाइंड मेथड से भी एक ऑब्जेक्ट के मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाइंड मेथड एक न्यू फंक्शन को क्रिएट करता है, जो कि कॉल या अप्लाई मेथड की तरह इमीडिएटली इन्वोक नहीं होता है। इसे सेपरेटली कॉल करना पड़ता है। जब एक फंक्शन को दूसरे किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, तब जावास्क्रिप्ट में एक क्लोजर क्रिएट होता है। ड्यू टू क्लोजर, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकता है आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन एंड होने के बाद भी। जैसे ये वेरिएबल आउटर फंक्शन के स्कोप में डिक्लेयर्ड है, लेकिन फिर भी इनर फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस एंड मॉडिफाई कर सकता है। ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस भी इनर फंक्शन के लिए एक्सेसिबल होते हैं। इस एग्जांपल में आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, जिसे यहाँ वेरिएबल fnc में असाइन किया गया है, और fnc को कॉल करने से वेरिएबल a का वैल्यू हमें आउटपुट में रिसीव हो रहा है, जो कि एक्चुअली आउटर फंक्शन के स्कोप में डिक्लेयर्ड है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आउटर फंक्शन स्कोप के ऊपर इनर फंक्शन का एक क्लोजर है। प्राइवेट वेरिएबल क्रिएशन, इवेंट हैंडलिंग, कॉल बैक्स एंड एडवांस्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में क्लोजर्स को यूज किया जाता है।